नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी प्रेसिडेंट के बीच द्विपक्षीय बातचीत खत्म हुई है, अभी खत्म हो गई है और ये मीटिंग नया वर्ल्ड ऑर्डर डिफाइन करने के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति जो बाइडेन का ये भारत में पहला दौरा है। राष्ट्रपति बन गए, उसके बाद पहली बार आए हैं। इस मीटिंग के अपडेट्स आपको आगे बताते रहेंगे। मेगा कवरेज हमारा जारी है जो सुबह से लगातार चल रहा है। लेकिन मोदी और बाइडेन की दोस्ती एक देश की आंखों में जरूर खटक रही होगी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दिल्ली नहीं आए, मगर बीजिंग में यूएस विरोधी देशों के नेताओं से मिल रहे हैं। सवाल है कि चीन को काउंटर करने के लिए दिल्ली में क्या स्ट्रेटजी बनेगी। क्या मांस खाने से बाढ़ और बारिश या सैलाब का कोई कनेक्शन है? हमें तो कोई नहीं लगता। लेकिन आईआईटी मंडी के डायरेक्टर साहब तो हिमाचल त्रासदी के लिए मांस खाने वालों को जिम्मेवार मान रहे हैं। मटन फैक्टर पर डायरेक्टर साहब की अजीबोगरीब बातें आज एक्सक्लूसिव में सुनवाएंगे ही और त्रासदी की असली वजह भी बताएंगे। आपने कहावत सुनी होगी, शेर आया शेर आया। मुंबई के चिड़ियाघर में ऐसा ही हुआ। शेर, भेड़िए और ऊदबिलाव के लिए 20 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, शानदार पिंजरे बनवा दिए, लेकिन 4 साल हो गए, ना शेर आया ना भेड़िया आया। जनता के पैसे की बर्बादी का पिंजरा किसने तैयार करवाया? फैक्ट फाइंडिंग में आज यही तलाशना है। आज भी पॉजिटिव में उन लोगों को एक मैसेज देना है जो ताकत के गरूर में नशे में चूर होकर, जैसे होता है ना कि पागलपन आ जाता है, ट्रेन में सफर करते हैं, टीटी से मारपीट करते हैं, स्टाफ से बदतमीजी करते हैं, टिकट नहीं लेते हैं। एक महिला की बात आज पूरा देश सुने तो पता लगेगा कि आखिरकार कैसे ईमानदारी होती है। सिग्नेचर स्टोरी में आज भारत और अमेरिका के मजबूत होते रिश्तों की बात करनी है। आप जानते हैं, अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली में दुनिया की सबसे हाई प्रोफाइल मीटिंग चली, बाइडेन और पीएम मोदी के बीच। भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने ये दशा और दिशा तय करने की तरफ कैसे आगे कदम बढ़ाना है। व्हाइट हाउस और विदेश मंत्रालय की तरफ से मीटिंग के क्या पॉइंट दिए गए, क्या मसौदा है, क्या तैयारी करनी है, बातचीत का फोकस क्या रहेगा, डिफेंस सेक्टर में सहयोग बढ़ाने के साथ साथ ट्रेड को प्रमोट करने के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए। दोनों देशों का व्यापार अगर बढ़ा भी है, मगर क्या उस व्यापार को और ज्यादा चार चांद लगाए जा सकते हैं? इसके बढ़ते प्रभाव को कैसे कम करना है चीन के, ये इस सारे मसौदे के बीच में सबसे अहम कड़ी है, क्योंकि चीन की दादागिरी पर लगाम कैसी लगाई जाए, इस बात का हल इस मीटिंग में तलाशना है। G20 समिट के शो स्टॉपर प्रेसिडेंट बाइडेन जैसे ही दिल्ली पहुंचे, तभी से डिप्लोमेटिक सर्कल्स में यह चर्चा तेज हो गई कि अब चीन को लेकर इंडिया और अमेरिका का स्टैंड कैसा रहने वाला है। क्या चीन को आइसोलेट करने के लिए अमेरिका इंडिया को हर तरीके से सपोर्ट करेगा? नेचुरल पार्टनरशिप और ज्यादा मजबूत होने वाली है। इंडिया और अमेरिका चाइना के ऊपर कोई प्रेशर डालेंगे या कुछ इस तरह की दबाव लाएंगे, ये चीज़ अंडरस्टूड है कि अमेरिका का रुझान भारत की तरफ है। चाइना इसको अच्छी तरह समझता है। दोनों देश की अंडरस्टैंडिंग है। कहाँ तक है, कहाँ तक कौन पहुँचेगा, ये एक ऐसी चीज़ है उनकी प्राइवेट डोमेन की है। बाइडेन और मोदी के बीच बायलैटरल टॉक्स का फोकस क्रिस्टल क्लियर है। जेट डील हो या फिर सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर सहयोग बढ़ाना, रूस यूक्रेन वॉर पर चर्चा, तो फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक रीजन की वकालत। एक बात साफ है, किसी भी तरह चीन के वर्चस्व को चुनौती देना। मगर सवाल है, चीन को काउंटर करना इतना आसान है भी या नहीं? China is proposing a particular view, a particular vision of the planet. And the challenge for us is, can we provide an alternative vision where we do production under democratic conditions with political and economic freedom?
इसी ऑल्टरनेट विजन की तलाश दुनिया की सबसे पुरानी और दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियों के लीडर कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स को लगता है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के समिट में न आने से फायदा हिंदुस्तान को होगा। G20 में भारत अपनी बात और ज्यादा मजबूती से रखेगा। चीन हर बात पर रूस का साथ देता है, लेकिन जिनपिंग की गैर मौजूदगी में चीन का वेटेज कम रहेगा। जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे पर चीन बार बार अड़ंगा लगाता है, लेकिन इस बार सहमति बन सकती है। भारत यही चाहता है कि चीन की गैर मौजूदगी में ग्लोबल साउथ का लीडर बनकर उभरे। जो मुल्क चीन का रुख कर रहे हैं वो चाइना के ट्रैप में हैं। उन्हें बाहर निकालने का रास्ता तलाशा जाए। तीसरी बात, जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में लटक गया था, वो इस समिट में आ जाए। चीन की चालाकियों की बात तो होगी। खैर, रूस यूक्रेन जंग की वजह से दुनिया का बैलेंस बिगड़ा है। अनाज के लिए अफ्रीकी मुल्क परेशान है। सप्लाई लाइन दुरुस्त कब होगी? ब्लैक सी में यूक्रेन के जहाज फिर कब चलेंगे जो सप्लाई लाते ले जाते हैं? कोई नहीं जानता। लेकिन मुद्दे और भी हैं। अमेरिका अपने नेचुरल पार्टनर के लिए कितना आगे बढ़ेगा? रूस को लेकर आगे प्लान क्या है? चीन को रोकने के लिए किस हद तक जा सकते हैं? इन सब सवालों पर हमारे फॉरेन अफेयर एडिटर आशीष सिंह ने अमेरिका विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता से बात की। मार्गरेट आज एबीपी न्यूज के ऑफिस आई हुई थी और उनकी बातचीत की खास बात पता क्या है? वो सब कुछ हिंदी में बताएंगी। आप भी सुनिए। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि भारत की मेजबानी आपको कैसी लग रही है? खुश हैं आप यहाँ आकर के? बहुत खुश है यहाँ आने के। इंडिया के बहुत डिवर्स कल्चर्स एक्सपीरियंस करने में बहुत खुश है। अच्छा, आप कहाँ गई आप? इस शिखर सम्मेलन के लिए मैं बस परसों पहुँच गई। लेकिन एक विद्यार्थी के हैसियत से और अंतर्राष्ट्रीय विदेश सेवा अधिकारी के हैसियत से पौंडीचेरी और तमिलनाडु और उत्तराखंड और राजस्थान और असम काफी जगह देखा। तो सारे कलर्स हिंदुस्तान के आपने देखे हुए? कितना खूबसूरत है हिंदुस्तान के रंग। आपको लगता है कि क्योंकि G20 में भी शामिल होना ये एक ऐसा कंटेंशियस इशू हो सकता है जिसकी वजह से जो डिक्लेरेशन आना है उसमें किसी तरह का इफ्स एंड बट्स हो सकते हैं? हमारे दृष्टिकोण से देखें तो इंडिया बहुत अच्छे किरदार अदा किया जब वो अपने चेयरमैन स्टेटमेंट में वेरी क्लियर लैंग्वेज इस्तेमाल किया जो इंटरनेशनल एग्रीड है, जो संयुक्त राष्ट्र में इस्तेमाल किया गया है। और जब प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि इस जमाना जंग का जमाना नहीं है, क्योंकि जब कोई देश भी कोई दूसरे देश की सीमा बदलने की कोशिश करे, चाहे वो सैनिक से, चाहे वो वैगनर ग्रुप जैसे किराए के सिपाही से, चाहे वो दहशतगर्दी से, ये तो हमारे संयुक्त राष्ट्र के उसूलों और उनका चार्टर का उल्लंघन है। रशियन राष्ट्रपति भी नहीं आए, चीनी राष्ट्रपति भी नहीं आए। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि प्रेसिडेंट बाइडेन यहाँ आएंगे तो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी नहीं, चीनी राष्ट्रपति के साथ भी उनकी मुलाकात होती। आखिरकार शिरकतदार वो हर एक देश का फैसला है और जो भी प्रतिनिधि चीन और रूस भेजेंगे हम उनके साथ G20 के मंच पर बात करने की तैयार है। बस मैं यही कहूँगी कि अमेरिका इसलिए ऊंचे से ऊंचे सिद्दे पर शिरकत कर रहा है कि हम समझते हैं कि G20 प्रीमियर फोरम है ऐसे आर्थिक समस्या हल करने के लिए। हम इतने बिलीव करते हैं कि G20 इतना प्राथमिकता है कि हम खुद मेजबान करना चाहते हैं 2026 में। वर्ल्ड बैंक ने भी भारत की तरक्की की सराहना की है। आप कुछ कहना चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप के बारे में? हाँ, जाहिर है कि वो ये G20 प्रेसिडेंसी बहुत सीरियसली टेक कर रहे हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं ताकि हिंदुस्तान के स्वाद पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। और आखिरकार इंडिया एक लोकतंत्र है, जैसे अमेरिका भी एक लोकतंत्र है, और जो भी इंडियन मतदान पसंद करेंगे हम उनके साथ हम तावन करने के लिए तैयार हैं। कैसी लगी मार्गरेट की हिंदी? अच्छी थी ना? ठीक थी। जब तक पीएम मोदी और बाइडेन की डिनर डिप्लोमेसी से जुड़ी बड़ी बातें बाहर नहीं आ जाती,
तब तक चलिए हिमाचल की वादियों में लेके चलते हैं आपको। खबर यहां मॉनसून सीजन से जुड़ी हुई तबाही से है। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार पहाड़ों में हो रही बर्बादी की वजह जानने के लिए कमेटी बनाने की बात कर रही है। अभी एफिडेविट भी दिया था, लेकिन आईआईटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी के डायरेक्टर साहब ने कुछ ऐसा कह दिया कि सबने अपना सर पकड़ लिया। The mass scale landslides and so many other things, cloud burst that you see again and again, these are all effect of these cruelty. इन जनाब का नाम है लक्ष्मीधर बेहरा। ये हिमाचल प्रदेश में आईआईटी मंडी के निदेशक हैं। इन्होंने हिमाचल प्रदेश में आपदा की वजह बताई, ऐसी वजह जिसे सुनकर कोई भी मानने को तैयार नहीं कि आईआईटी जैसे संस्थान का डायरेक्टर प्राकृतिक आपदा के लिए ऐसी बेतुकी बात कर सकता है। आईआईटी मंडी के निदेशक लक्ष्मीधर बेहरा के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों जो तबाही आई, जो बादल फटे, जो लैंडस्लाइड हुई, उसकी कोई वैज्ञानिक वजह नहीं है, बल्कि मांस खाने और जानवरों को मारने से हिमाचल पर प्रकृति ने अपना गुस्सा निकाला। सुन लीजिए प्रोफेसर लक्ष्मी बेहरा का ज्ञान। So to become good human being, what you have to do? No to meat eating. Yes or no? No to meat eating. Himachal Pradesh will have a significant downfall if the innocent animals are not butchered. सुन लिया आपने, ये बातें इन्होंने आईआईटी मंडी के स्टूडेंट्स को बताई हैं। छात्रों को लग रहा होगा प्रोफेसर साहब मुखातिब हुए हैं, हिमाचल में आपदा का जिक्र आया है तो उसका कुछ वैज्ञानिक आधार बताएंगे। लेकिन डायरेक्टर साहब ने एकदम से जज्बात बदल दिए और तबाही के पीछे ऐसा तर्क दिया जिसकी देश भर में चर्चा हो रही है, होनी भी चाहिए। नेचुरल डिजास्टर पर आईआईटी डायरेक्टर जैसा आदमी ऐसा बयान कैसे दे सकता है? तर्क और विज्ञान को ताक पर रखकर कुदरत की तबाही को अध्यात्म और दर्शन के साथ कैसे जोड़ सकता है? कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री सुक्खू ने हमें बताया था कि हिमाचल में तबाही का इतना असर क्यों हुआ। सीएम ने उसकी वजह भी समझाई और रोकथाम की तैयारी भी बताई। पहला अगर आप एनवायरमेंटली देखें तो क्लाइमेट चेंज का असर होना शुरू हो चुका है। दूसरा कारण ये है कि जब हम अपना घर बनाते हैं हिल में, उस समय क्या करते हैं कि हम एक छोटा सा प्लॉट ले लेते हैं। छोटे से प्लॉट पर हम अपना स्ट्रेटा का सॉइल की टेस्टिंग नहीं करते हैं। जब नरम मिट्टी पर होगा, आपने प्लिंथ बांध दी। प्लिंथ बांधने के बाद आपका क्या हुआ कि एक लेंटर डाल दिया, उस लेंटर की लोड लेने की कैपेसिटी है, दूसरा डाल दिया, फिर मन में आता कि तीसरा भी डाल दें, चौथा भी डाल दें। मुख्यमंत्री को मालूम है शिमला से लेकर मनाली और कुल्लू से लेकर कांगड़ा तक तबाही क्यों आई, लेकिन जो शख्स इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर में पीएचडी होल्डर है वो बता रहा है कि हिमाचल प्रदेश में अगर लोग शाकाहारी हो जाते तो लैंडस्लाइड और बादल फटने से 12,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बर्बाद ना होती। आईआईटी मंडी के डायरेक्टर लक्ष्मीधर बेहरा ने जब से हिमाचल आपदा पर ये गजब का ज्ञान दिया है, तब से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। ऐसा होना लाजमी भी है। आईआईटी वर्ल्ड क्लास इंजीनियर तैयार करता है, लेकिन वहीं से और वहीं के डायरेक्टर साहब इस तरह का बेसिर पैर की बात करने लगे तो हिमाचल के उन स्टूडेंट्स, उन नौजवानों का हैरान होना लाजमी है जो आईआईटी को ज्ञान का बड़ा केंद्र समझते हैं। ये तो काफ़ी इरेशनल चीज़ बोली उन्होंने। बीइंग अ प्रोफेसर, उन्हें थोड़ा रैशनल वे में बात करनी चाहिए। वो बात अलग है कि मीट खानी नहीं चाहिए, वो कईयों की प्रेफरेंस होती है, पर आप किसी को ऐसे नहीं बोल सकते कि डिज़ास्टर इसकी वजह से हो रहा है या फिर ऐसा कुछ। आपदा का कुछ और कारण है और मीट खाना तो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग रीज़न हो सकता है, लेकिन इस हिसाब से तो कुछ भी नहीं है इसमें कि हम अगर मीट खा रहे हैं तो ये आपदा आ रही है। आपदा आ रही है क्योंकि हम पेड़ काट रहे हैं, इस वजह से आपदा आ रही है। साइंटिस्ट ने भी ये बोला था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के थ्रू आया हुआ है ये सारा हिमाचल प्रदेश की तरफ डाइवर्ट हो गया है, तो इसलिए ये लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं यहाँ पे। मीट खाने का विवाद है नहीं, नॉन वेज का तो कुछ नहीं है इसमें, क्यों करना बंद? वो तो नेचुरल लैंडस्लाइड्स हुए हैं यहाँ पे। चलिए ठीक से बेहरा साहब को जान लेते हैं कि वो हैं कौन। बेहरा साहब कौन है? बेहरा साहब
ओडिशा के रहने वाले हैं। NIT राउरकेला से BSc और MSc किया है, फिर IIT के लिए दिल्ली आ गए। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में PhD की है, अच्छे खासे पढ़े लिखे हुए। 27 साल से इंजीनियरिंग पढ़ा भी रहे हैं, रिसर्च से जुड़े हुए हैं। लंबे समय तक IIT कानपुर में काम किया है। ब्रिटेन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड तक पढ़ा चुके हैं लक्ष्मीधर बेहरा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रोबोटिक्स एक्सपर्ट हैं, कमाल की बात है। 2022 में बेहरा साहब को IIT मंडी का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। काबिलियत तो अच्छी है, मतलब लक्ष्मीधर बेहरा की क्वालिफिकेशन में कोई कमी नहीं है। तो फिर विज्ञान की बारीकियां जानने वाला शख्स इस तरह की गैर जिम्मेदारी भरी बात कैसे कर सकता है, हम यही सोच रहे हैं। अच्छा, लगता यही है कि डायरेक्टर साहब तकनीक से ज़्यादा अध्यात्म में चले गए, ये हमारा मानना है। और मांस मुर्गे की तबाही का रिश्ता जो है वो आपदा से जोड़ दिया। आपदा क्यों आई और आगे कैसे दोबारा भी आ सकती है, डायरेक्टर साहब को ये हमारी रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए, जो हिमालय दरकने के कारणों की पड़ताल करती है। अवैध निर्माण, ये हिमाचल में प्रलय जैसे हालात की एक वजह है। दूसरी वजह क्या है जो पहाड़ों को कमजोर कर रही है? हिमाचल प्रदेश हिमालय की शिवालिक रेंज का हिस्सा है। भौगोलिक तौर पर हिमाचल को 4 जोन में बांटा गया है। पहली जोन निचली पहाड़ियों की है, जिसमें कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, मंडी और सोलन जैसे जिले शामिल हैं। इन इलाकों में सालाना औसतन 1500 से 1800 मिलीमीटर बारिश होती है। दूसरी जोन मध्य हिमालय की है, जिसमें सिरमौर, चंबा, कांगड़ा के कुछ हिस्से शामिल हैं। हिमालय की 2 अहम चोटियां पीर पंजाल और धौलाधार इसी रेंज में है। तीसरी जोन में चंबा का पांगी, लाहौल और स्पीति के कई हिस्से शामिल हैं। यहाँ बारिश कम और बर्फबारी ज्यादा होती है। चौथी है हिमालय की जसकर पर्वत श्रृंखला, जो 7000 मीटर से ऊंची है। हिमाचल की सबसे ऊंची पर्वत चोटी शिला यही है। अब सवाल ये है कि हिमालय की कौन सी रेंज सबसे सेंसिटिव है, जिसके बदलाव तबाही की वजह बन रहे हैं। जो दुनिया में घट रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग, आज उसके सबसे बड़े दुष्परिणाम अगर किसी को झेलने पड़ रहे हैं वो हिमालय को। एक लंबे समय से ये बात लगातार कही जा रही थी कि अब क्लाइमेट चेंज जैसे बड़े मुद्दे कहीं घातक होंगे, और इस बार की मानसून ने ये सब कुछ प्रमाणित कर दिया है। हाल ही में इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट आई थी, जो बताती है कि हिमाचल जैसे पहाड़ी इलाकों में पहले के मुकाबले ज्यादा बारिश हो रही है और बर्फबारी भी। इसी बिगड़े मौसम ने हिमाचल को खतरे में डाल दिया है। बेहिसाब बारिश का पानी पहाड़ों को कमजोर कर रहा है। लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, चट्टानें गिर रही हैं। अब सवाल है कि क्या बदले मौसम से हिमालय भी खतरे में है? फ्लैश फ्लड जैसी घटनाएं घट रही हैं, टाइफून्स आ रहे हैं, स्टॉर्म्स पैदा हो रहे हैं, और ये सब इस कारण है कि तापक्रम बढ़ चुका है और इसके कारण ही तब अनियमितताएं होंगी और मानसून की गति पर भी असर पड़ जाएगा। मानसून की गति का सीधा मतलब है कि जो वर्षा जाड़ों में होनी थी वो जून में होती है, और इस तरह से जो हमारे चारों तरफ घटित हो रहा है वो एक बड़ा हिस्सा है जिसके लिए कि अब शायद हमें तैयार होना पड़े। हिमाचल के पहाड़ों के दरकने की एक और वजह है, जिसका संबंध हिमालय से ही है। हिमालय सबसे कम उम्र की पर्वतमाला है। हिमालय की चट्टानें काफी कमजोर हैं। हिमालय की 2 फॉल्ट लाइन सबसे संवेदनशील है। पहली सेंट्रल थ्रस्ट जो शिवालिक रेंज में है, दूसरी है हायर हिमालयन लाइन, यानी हिमालय का सबसे ऊंचा हिस्सा। इसका मतलब यह है कि जमीन के नीचे सतह खोखली है। जब जब जमीन के नीचे हलचल होती है तो पहाड़ दरकते हैं। एक और फैक्टर है अवैध निर्माण। तो क्या हिमालय को इससे खतरा है? क्या अवैध निर्माण ही तबाही की वजह है, या फिर हिमालय के कमजोर होने का सिग्नल है? कि जो भी डेवलपमेंट का सोचा, जो भी विकास की बात सोची, उसमें कहीं कंस्ट्रक्शन में इकोलॉजी को इंक्लूसिव नहीं रखा गया। मतलब हम जो कुछ भी वहां कर रहे थे, बना रहे थे, और जिस तरह से मकान पत्तों की तरह गिर रहे थे, वो साफ इशारा कर रहा था कि कहीं पर भी हमने इकोलॉजी को, एनवायरनमेंट को कोई तवज्जो नहीं दी। हिमाचल में आई आपदा के पीछे क्लाइमेट चेंज एक बड़ी वजह है, लेकिन हिमालय कमजोर हो रहा है। पहाड़ ज्यादा बारिश की मार
नहीं झेल पा रहे, वो टूट रहे हैं। रिपोर्ट तो ये भी बताती है कि अवैध निर्माण रोकना होगा, गलतियों से सबक सीखना होगा, क्योंकि आज नहीं सुधरे तो कुदरत का क्रोध झेलना पड़ेगा, जैसे आज हिमाचल झेल रहा है। वैसे ये कौन सा अकेले हिमाचल की बात है कि वहाँ ऐसा हो रहा था इसलिए ऐसा हो गया। बाढ़ तो चीन में भी आई, अमेरिका में भी आई, दुनिया के कोने कोने में कुदरत का कहर बरप रहा है किसी न किसी शक्ल में। कई जानें भी चली गई। अगर डायरेक्टर साहब की थ्योरी को माने तो पूरी दुनिया ही मिट जानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर मुल्कों में नॉन-वेज चलता है। डायरेक्टर साहब कुछ तो सोचकर बोला कीजिए। IIT वो संस्था है जहां JEE क्रैक करने के बाद दाखिला मिलता है। सोचिए, IIT मंडी से निकलकर कल को जब आपके स्टूडेंट रोजगार ढूंढने के लिए निकलेंगे तो कहीं उनसे कोई ये सवाल ना पूछ ले कि आपको बेहरा साहब ने तो नहीं पढ़ाया। अमेरिकी राष्ट्रपति इस वक्त डिनर कर रहे होंगे PM मोदी के साथ, लेकिन दुनिया भर में चावल महंगा हो गया। 15 साल में इतना दाम कभी नहीं हुआ चावल का। और पता है ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि भारत ने बासमती और गैर बासमती चावल एक्सपोर्ट करने पर प्रतिबंध लगाया है। अभी 3 दिन पहले पब्लिक इंटरेस्ट में मैंने दिखाया था ना आपको, पंजाब के एक्सपोर्टर्स इस बैन से चावल की कीमतें बढ़ने विदेशों में और अपने इंडिया में नुकसान होने का रोना रो रहे थे। वही हो गया ना जो हमने 3 दिन पहले कहा था। इसीलिए हम कहते हैं ये आपका टाइम है। संयोग देखिए, अच्छा, दुनिया में खाद्य की जो महंगाई दर है ना वो घट रही है, लेकिन चावल दुनिया में 9.8% महंगा हो गया। हमारे देश में करीब 25% गैर बासमती चावल निर्यात किया जाता है, एक्सपोर्ट होता है। 2022-23 की बात करें तो इसका कुल निर्यात 4.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर हुआ। और अगर उससे एक साल पहले 2021-22 की बात करें तो ये आधा था एक्सपोर्ट, 2.62 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। कितनी जल्दी बढ़ा था। भारत सबसे ज़्यादा गैर बासमती चावल थाईलैंड, स्पेन, इटली, श्रीलंका और अमेरिका को निर्यात करता है। और अगर हालात यही रहे तो दुनिया को महंगा चावल खाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, सस्ता नहीं है। इंडिया सबसे ज़्यादा राइस निर्यात करता है दुनिया में। इसकी वजह से इंडिया के जो बहुत बड़ा सेगमेंट है जो राइस का, जो राइस इंडिया के लोग मिडल ईस्ट में या अफ्रीका में, यूरोप, अमेरिका में लेते हैं, उनकी जो सेगमेंट है, जो इंडिया का राइस, जो प्रीमियम बासमती राइस है, उसके ना जाने से, उसके ऊपर जो प्राइस कैप लगाने से दुनिया में प्राइसेस बढ़ रहे हैं। इससे एक तो हंगर इंडेक्स बढ़ेगा ही और वर्ल्ड में फूड की शॉर्टेज हो जाएगी। बासमती चावल जो है एक ऐसा है कि इसमें एक साइकिल रहता है। कई बार जो फार्मर अगर उनको ठीक कीमत नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट बैन हो जाएगा तो बासमती चावल की कीमतें घरेलू बाजार में कम हो जाएंगी। अगर हो जाती है तो फिर अगली बार इसके अधीन जो रकबा है, एरिया है, वो कम हो सकता है, तो यहाँ उत्पाद कम हो जाएगा। तो इससे हमारे एक्सपोर्ट को फ्यूचर में भी नुकसान होने की संभावना रहेगी और फार्मर जो है वो निराश हैं, वो नाराज भी होंगे। अच्छा, एक और बात करनी थी। भारत के बैन पर 2 महीनों के अंदर अंदर किन किन मुल्कों में चावल महंगा हुआ, अब ये आपको दिखाते हैं और कितना महंगा हुआ ये भी। पहले सिंगापुर की बात कर लेते हैं। सिंगापुर में अगस्त के महीने में चावल 91 रुपये था, 91 रुपये केजी था। वो अब सितंबर के महीने में 202 हो गया। देखिए, डबल से भी ज़्यादा हो गया। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। अगस्त के महीने में 127 रुपये था और सितंबर में 173 रुपये हो गया है। साउथ कोरिया की बात कर लेते हैं। अगस्त के महीने में 238 रुपये किलो था, सितंबर में 271 रुपये किलो हो गया। सब जगह ही बढ़ रहा है। स्विट्जरलैंड चलते हैं, चलिए। स्विट्जरलैंड में अगस्त में 251 रुपये किलो था और सितंबर में 271 रुपये किलो हो गया। अमेरिका की बात कर लेते हैं। अगस्त के महीने में देखिए आंकड़ा कितना, हम कहते हैं यहाँ बड़ी महंगाई है, वहाँ देखिए हमारे रुपीज़ के हिसाब से अगस्त में 373 रुपये था, सितंबर में 378 रुपये हो गया एक महीने में। अच्छा, ये आंकड़े बताते हैं कि अब दुनिया भर के देश एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, क्योंकि खाद्य जो सामान होता है उसकी आपूर्ति एक दूसरों के मुल्कों की चलती है। चावल हम उगाते हैं तो दुनिया खाती है। चावल एक्सपोर्ट करने के मामले में भारत अव्वल है।
यही वजह है कि भारत के फैसलों का फर्क सीधा दुनिया भर की थाली पर पड़ता है। चावल के वर्ल्ड टूर के बाद आपको एक चिड़ियाघर की सैर करवाने लेकर चलते हैं। ये चिड़ियाघर दुनिया में नायाब है। घर तो कई सारे हैं वहां पर चिड़िया नहीं है, यानी जानवर नहीं है। और ये घर राह देख रहे हैं उन जानवरों की जिनके लिए वो घर बनाए गए हैं, करोड़ों रुपए खर्च के बनाए गए हैं। बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी बीएमसी के भीतर क्या एक के बाद एक घपले हो रहे हैं। मुंबई का रानीबाग चिड़ियाघर, जू में लगे स्टील के चमचमाते पिंजरे, जिनकी लाइफ की गारंटी 100 साल से ज्यादा है। तकनीक सिंगापुरी है। 4 साल पहले बीएमसी ने पिंजरे बनवाए, लेकिन आज तक जानवर नहीं आए। ये जो पिंजरा यहाँ पर बनाया गया है, ये शेर के लिए बनाया गया है, यानी लायन के लिए बनाया गया है। 4 साल से ये पिंजरा बनकर तैयार है, लेकिन अभी तक शेर नहीं पहुँचा। देखिए यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा दिया गया है, वेट फॉर माई अराइवल। शेर की तस्वीर बनी हुई है और ऊपर लिखा हुआ है द मुंबई जू। जू में बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं, शेर जल्द आने वाला है, लेकिन आज तक नहीं आया। रानीबाग चिड़ियाघर में बने बड़े बड़े पिंजरों पर पैसा पानी की तरह बहाया गया है। शेर का पिंजरा 8 करोड़ रुपए में बना है। ऊदबिलाव के पिंजरे पर 4 करोड़ रुपए खर्च किए गए। भेड़िए के पिंजरे पर पूरे 7 करोड़ रुपए की लागत आई है। जब जानवर नहीं आए तो इतना खर्च क्यों किया गया? जनता के पैसे की बर्बादी क्यों की गई? पिंजरा अब तक पिंजरा बनाने के लिए, यानी ये कहीं ना कहीं मुंबई करके टैक्स पेयर पैसे जो है उसका पूरा तरीके से गलत इस्तेमाल हो रहा है। टेंडर अगर 10 रुपये का है तो 25-25 रुपये का वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर प्लस 20% प्लस 25% प्लस 40% भी कोट करते हैं। जू के पिंजरे 4 साल से धूल फांक रहे हैं। सच आरटीआई से सामने आया। मसला और इल्जाम गंभीर है। जनता के पैसे की बर्बादी क्यों की गई? जीजा माता उद्यान के डायरेक्टर जितेंद्र त्रिपाठी से जवाब मिल सकता था, लेकिन कोई बात करे तब ना। जब इस मुद्दे पर हमने जू प्रशासन से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे पर आने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर इस्तेमाल वाले जो पिंजरे हैं जिसमें शेर और भेड़िए को रखा जाएगा, ऐसी क्वालिटी और ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं जो करीब 100 सालों तक खराब नहीं होगा। जैसे शेर नहीं आया पिंजरे में, वैसे ही हमारे कैमरे पर भी कोई नहीं आया। आप अंदाज़ा लगाइए, 7-7, 8-8 करोड़ के पिंजरे। और मान लीजिए कि अगर कोई अच्छे खासे शहर में बंगला बनाना हो ना, वो भी इससे आधी कीमत में बन जाता है। अच्छा, पूरा माजरा पता कैसे चला? बीएमसी की लापरवाही और चिड़ियाघर में बेकार पड़े करोड़ों रुपए के पिंजरे का सच सामने कैसे आया? हमने इसकी भी पड़ताल की। मुंबई के आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जितेंद्र घड़के, उन्होंने ही ये सारा पुलिंदा खोला। बीएमसी है, इन्होंने ऑलरेडी 20 करोड़ रुपया खर्चा किया है उनके पिंजरे के ऊपर, मगर अभी तक ये तीनों भी प्राणी यहाँ पे आए नहीं है। और करीबन वो जो शेर है उनके लिए तो 3 साल पहले ही खर्चा कर चुके हैं। तो मुझे लगता है जब तक जो प्राणी है यहाँ पर आने का कोई कंफर्मेशन नहीं है, तब तक ये खर्चा करना बिल्कुल अनुचित है। और दूसरी बात, जो पेंगुइन का खर्चा है वो काफ़ी बड़ा दिख रहा है। 2019 से लेके आज तक कुल मिला के लगभग 30 करोड़ रुपया खर्चा सिर्फ मेंटेनेंस पे हुआ है, उनके खान पान पे, उनके रहन सहन पे। तो मुझे लगता है ये सब भ्रष्टाचारी हो रहा है, उसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। चलिए चिड़ियाघर से निकलकर देश की राजनीति की तरफ चलते हैं। देश में वैसे चुनावी सीजन तो शुरू हो ही चुका है।
5 राज्यों में साल के आखिर में चुनाव होने वाले हैं। अगले साल तो लोकसभा का बड़ा चुनाव भी होने वाला है। इससे पहले 6 राज्यों में 7 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हुए। आज उसके नतीजे आ गए। इसमें 4 सीटें INDIA इंडिया गठबंधन के दलों ने जीती हैं। बीजेपी ने 3 सीटें बचा ली, कामयाब हो गई बीजेपी। पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल और यूपी की एक सीट पर TMC, JMM, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की। बीजेपी ने उत्तराखंड की 1 और त्रिपुरा की 2 सीटें जीती हैं। अच्छा, ये तो सारा मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या है? सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग यूपी की घोसी विधानसभा सीट के नतीजे रहे। यहाँ समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को हरा दिया। इस नतीजे ने NDA के राजभर की किरकिरी करा दी, क्योंकि घोसी विधानसभा सीट में राजभर वोटों का दबदबा माना जाता था। राजभर ने चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे ठोके थे बीजेपी के दारा सिंह चौहान को जिताने का, लेकिन रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया तो OP राजभर के दावे की हवा निकल गई। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को 1,24,427 वोट मिले और बीजेपी के दारा सिंह चौहान को 81,668 वोट मिले, यानी हार का अंतर 42,759 वोटों का रहा। तो राजभर जी गड़बड़ हो गया। नतीजों के बाद ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा, ये सुन लीजिए। जो रिजल्ट आ रहा है हम उसका स्वागत करते हैं, और एक बात जरूर कहूंगा कि EVM विपक्ष जब हारता है तो EVM का दोष देता है। अब तो ये प्रमाण हो गया कि EVM सही है और NDA की सरकार में निष्पक्ष चुना हुआ ये प्रमाण विपक्ष खुद दे रहा है। राजभर साहब थोड़े डाउन फील कर रहे थे। माना ये जा रहा था कि कोई पद भी मांग सकते हैं जिता के। ईमानदारी का कोई मोल नहीं होता, ये इन तस्वीरों को देखने के बाद आप बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। 2 तस्वीरें देखिए, एक दाहिनी तरफ, एक बाईं तरफ। पहले दाहिनी तरफ वाली तस्वीर पर गौर कीजिए। पश्चिम बंगाल में ट्रेन दौड़ रही है, 2 सवारियां थी और तीसरी बकरी। TT ने टिकट मांगा, महिला ने 3 टिकट पकड़ा दिए, एक अपना, एक अपने साथी का जो सफर कर रहा था और तीसरा अपनी बकरी का। ये भारत की ईमानदारी की तस्वीर है, मेहनत की तस्वीर है और उन नियमों की पालना करने की भी जिसमें मुफ्त यात्रा अपराध होता है। इस महिला को हमारा सलाम, ठीक उसी तरह जैसे इसे TT ने भी सलाम किया। लेकिन ये कहानी उन ध्वंसबाजों के लिए सबक बननी चाहिए जिन्होंने प्रयागराज में ना सिर्फ TT से बदतमीजी की बल्कि नौबत लात घूसों तक आ गई। हुआ ये कि 20 अगस्त को बीकानेर से प्रयागराज जा रही एक्सप्रेस ट्रेन में टिकट चेकिंग स्टाफ और GRP स्टाफ में जमकर लात घूसे चले। GRP स्टाफ एक आरोपी को लेकर AC कोच में बैठे थे। TT ने टिकट मांगा, लेकिन टिकट तो था ही नहीं था। इसलिए तू मैं हो गई और नौबत मारपीट तक पहुंच गई। गरीबी और अमीरी, ईमानदारी और गरूर क्या होते हैं? आपको इन दोनों तस्वीरों से ये बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब तय आपको करना है कि आपको कैसा बर्ताव करना है जब भी आप कहीं सफर करें। महिला और TT की जो बातचीत हुई उसका हिस्सा सुनिए, फिर आगे की बात कर लेते हैं। टिकट देखिए, आप लोग का टिकट देखिए, छागल का टिकट देखिए। छागल का टिकट नहीं है, छागल का भी टिकट है। ओ छागल तीन जन का बना है, छागल का भी। छागुल बकरी को बोलते हैं वहां लोकल भाषा में, तो वो कह रही थी कि छागुल का भी है टिकट। अब आप बताइए कि लात घूसे मार पिटाई ये सब वाला, या जिस तरह से इस साधारण महिला ने साधारण तरीके से कहा कि ये मेरी छागुल का टिकट है। मुझे लगता है कि ये महिला हमारे दिल में बस जानी चाहिए। आगे से जब भी कोई बदतमीजी या कोई भी धौंस दिखाने की कोशिश करे तो इस महिला की तस्वीर को एक बार याद कर लीजिएगा। चलिए अब बारी आपके कमेंट्स की है। कल G20 शिखर सम्मेलन को लेकर हमने खबरें दिखाई जिस पर आपके मैसेज भी आए। कुछ कमेंट्स अभी
फटाफट आपको दिखा देते हैं। जो बीएड वाली स्टोरी हमने दिखाई थी ना कि किस तरह से नौकरी नहीं मिलती है, टीचर पास करने के बावजूद, एग्जाम पास करने के बावजूद धक्के खा रहे थे। जल्दी से देख लीजिए आगे कमेंट। एलिना क्या करिए, इंडिया का नाम बदलने वाले बोल रहे हैं कि ये नाम अंग्रेजों ने दिया था और उन सभी की औलादें इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ती है। ये इंडिया बनाम वाले पे बोल रहे हैं। चीन के विस्तारवाद पर G20 सदस्य देशों को एक साथ चीन की कड़ी आलोचना करनी चाहिए, गोपाल जी बोल रहे हैं। बिल्कुल करनी चाहिए गोपाल जी, आपने कह दिया तो अब बाकी करने लगेंगे। नवीन, फैसला आने के बाद हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। हमने 4 साल मेहनत, ये क्या लिखा है, पैसे समय लगाया, अब हम क्या करें। अच्छा, ये नौकरी वाले मसले पे कह रहे हैं कि समय भी बर्बाद किया, पैसे भी गए, अब क्या करें। नवीन जी, आप भरोसा रखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। राजेंद्र जी क्या लिखते हैं, आप सही मायने में निडर निर्भीक पत्रकार और सरकार की तरफ से कम हित तो अच्छा है। चैनल के दर्शक ज़्यादा चैनल के एंकर से नफरत करते हैं क्योंकि वो सरकार के प्रवक्ताओं के रूप में काम करते हैं। कम से कम आप ऐसे नहीं हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र जी। चलिए, सब लोग अपना अपना काम करते हैं, जो जिसको जैसे अच्छा लगता है। हमें अपने अंदाज का काम अच्छा लगता है, तो इसलिए आपका शो है, आपकी बात करते हैं। आज का शो कैसा लगा वैसे आपको? आज की खबरों का फीडबैक भी आपने ज़रूर देना है। जैसे आप देते आ रहे हैं उसी हिसाब से यही प्यार मेरे से आपने बनाए रखना है, क्योंकि ये आप ही का शो है। इसलिए कोशिश भी यही रहती है कि आपसे जुड़े मुद्दे उठाता रहूं। अच्छा, अब एक छोटा सा ब्रेक आएगा और मैं चला जाऊंगा, और उसके बाद अखिलेश आनंद आएंगे एक स्पेशल शो लेकर G20, और वो कैसे गेम चेंजर साबित होगा इसको लेकर अखिलेश बात करेंगे। मगर ABP न्यूज़ पर कोई भी खबर देखनी हो आपने, तो YouTube प्लेटफॉर्म हमेशा हर वक्त आपके लिए हाजिर है। वहाँ खबरों का सिलसिला चलता रहता है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, और आपसे कब होगी मुलाकात? अब मंडे 9 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया।